वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स का तीसरा अध्याय और अध्याय का नाम है सरकार क्या है। तो इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर किन लोगों के लिए यूज़फुल है। सबसे पहले तो क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वो सारे एस्पिरेंट्स जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की या किसी टीचिंग लाइन की जहां जीके आती है, तो उन सब के लिए भी ये एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ में हम सारी एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। तो आप इस पूरे कोर्स को फॉलो करें जिससे आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे 6th क्लास में पढ़ते हैं, तो वो अपने बच्चों की 6th क्लास की एसएसटी को या साइंस को या मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सरकार क्या है? तो आंसर है, सरकार लोगों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित समय अंतराल में राष्ट्र या राज्य का शासन चलाती है। मतलब सरकार लोगों का ही एक समूह होता है, उसको एक निश्चित समय अंतराल दिया जाता है। जैसे हमारे देश में 5 साल दिए जाते हैं सरकार को, फिर वो सरकार हमारे देश या राज्य का शासन चलाती है। तो सरकार लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित समय अंतराल में राज्य या राष्ट्र का शासन चलाती है। ऐसे समूह को सरकार कहते हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? मतलब सरकार देश में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे कार्य करती है, इसीलिए हमें सरकार की ज़रूरत होती है। तो सरकार ऐसे कौन कौन से काम करती है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। मतलब देश के कोई भी निर्णय लेने हो कि कौन सा कानून देश के लिए सही है, कौन सा गलत है, या देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करना है, तो ये ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? हमारे देश की सरकार। इसीलिए सरकार ज़रूरी है। दूसरा सरकार का फ़ायदा, सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है। मतलब सरकार ना हो तो देश की सीमा खतरे में पड़ जाए तो कौन संभालेगा? तो देश की सीमाओं की रक्षा भी कौन करती है? हमारी सरकार। इसीलिए सरकार ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, सरकार विदेशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। मतलब विदेशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, ये देख रेख भी हमारी सरकार करती है। इसके लिए भी हमें सरकार ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है, सरकार देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देती है। इन सब कामों के लिए भी सरकार ज़रूरी है, ताकि देश के सब लोगों को भोजन मिल जाए, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिल जाए। तो ये सारे कार्य सरकार करती है, इसलिए सरकार ज़रूरी है। एक और पांचवा पॉइंट है, सरकार ही नागरिकों को न्याय दिलाने का कार्य भी करती है। तो न्याय के लिए भी सरकार ज़रूरी होती है, इसीलिए सरकार एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे पॉइंट बताते हैं कि सरकार क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे पॉइंट्स को कवर करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार के स्तर का क्या अर्थ है? मतलब सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। पहले हम इसको चित्र से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा देश है भारत। अब हम जब पूरे भारत की सरकार बनाते हैं तो इसे कहते हैं केंद्र सरकार, जो कि है हमारी राष्ट्रीय संसद में। तो ये देश की सरकार है, इसलिए इसको देश के स्तर की सरकार कहते हैं। फिर भारत के अंदर ये जो अलग अलग कलर हैं, ये भारत के राज्य हैं, जो इस टाइम पर भारत में 28 हैं। तो हर एक राज्य की अपनी एक सरकार बनाई है हमारे यहाँ, तो उसको कहते हैं राज्य सरकार, जिसे राज्य विधानसभा भी कहते हैं। तो ये जो राज्य की सरकार है, ये है दूसरा स्तर, राज्य स्तर। फिर उसके बाद आता है स्थानीय सरकार, यानी स्थानीय स्तर की सरकार, कि एक राज्य के अंदर जो गांव होता है, उस गांव के स्तर की जो हम ग्राम पंचायत चुनते हैं, वो कहलाती है स्थानीय सरकार। तो ये होता है स्थानीय स्तर। तो सबसे छोटा स्तर स्थानीय स्तर, यानी गांव या शहरों में इसको वार्ड कहते हैं। फिर एक पूरे राज्य की सरकार हो तो राज्य स्तर, एक पूरे देश की सरकार हो तो वो देश स्तर। तो ये हो गए सरकार के स्तर। अब इनको हम पॉइंट वाइज कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, जिन तीनों को अभी हमने यहाँ पर समझा है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर का संबंध गांव या शहर के शासन से है, जैसे ग्राम पंचायत। जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी गांव के लेवल में जो सरकार होगी, जैसे ग्राम पंचायत, उसको कहते हैं स्थानीय स्तर की सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है, राज्य स्तर का संबंध पूरे राज्य के शासन से है, जैसे हरियाणा या असम की सरकार।
जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि हर एक राज्य की सरकार जो होती है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे असम की हो, वो राज्य सरकार कहलाती है और इसका स्तर राज्य स्तर कहलाता है। अगला है राष्ट्रीय स्तर का संबंध पूरे देश से होता है, जैसे केंद्र सरकार। ये भी हमने समझा कि पूरे देश की जो सरकार होती है उसे केंद्र सरकार कहते हैं और उसका स्तर होता है देश का स्तर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है कानून कौन बनाता है? मतलब हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो उसके आंसर में पहला पॉइंट है सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। मतलब हमारी सरकार कानून जो बनाएगी वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। दूसरा पॉइंट है उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब जैसे हमारी सरकार ने ये कानून बना दिया कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो क्या इसको हम नहीं मानेंगे? अगर हम नहीं मानेंगे तो सज़ा हो जाएगी। इसका मतलब कानून ये कहता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है पूरे देश को उसको मानना ही चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाए तो उसे जुर्माना या सज़ा काटनी पड़ती है। मतलब सबको सरकार का कानून मानना ही है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है सरकार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है सरकार मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार व राजतंत्रीय सरकार। मतलब इन दो शब्दों पर ध्यान देना, एक है लोकतांत्रिक, एक है राजतंत्रीय। तो इनका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मतलब नाम से भी पता चल रहा है। जैसे सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार। इसमें जनता स्वयं अपने शासकों का चुनाव करती है और ये शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब जब जनता खुद अपनी सरकार चुनती है तो उससे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और ये जो सरकार होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेह का मतलब होता है कि जनता के सारे क्वेश्चंस का आंसर इनको देना है। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो जनता के खिलाफ हो, क्योंकि उसके लिए इनको जनता को जवाब देना पड़ता है। और जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के हाथ में ही सारी शक्ति होती है और ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते, है ना। इसको जवाबदेह कर देना है। तो ये जवाबदेह नहीं होते, मतलब जैसे कोई राजा है, उसने कोई कानून बना दिया, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। तो जिनको नुकसान हो रहा है तो वो कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन राजा के ऊपर वो दबाव नहीं बना सकते। राजा ये बाध्य नहीं है कि उनको जवाब दे या उनको संतुष्ट करे। अगर राजा स्वयं ही एक अच्छा इंसान है तो वो अपनी खुशी से उनको जवाब दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि सबके वो क्वेश्चंस का जवाब दे। तो ये जो लोकतंत्र होता है इसमें सरकार जवाबदेह होती है। मतलब इसको लोगों का सारे समस्याओं का, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है, लेकिन राजतंत्र में जवाब नहीं देना पड़ता। इसलिए राजतंत्र जवाबदेह नहीं होता, लोकतंत्र जवाबदेह होता है। और ये दोनों क्या हैं? हमारी सरकार के दो प्रकार। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। मतलब आज के समय में जो भी सरकारें हैं, जैसे हम अपने भारत की बात करें तो इस लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जनता पहले चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, फिर प्रतिनिधि चलाते हैं सरकार। तो सरकार के लिए हमने प्रतिनिधियों को उपयोग में लिया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। फिर दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब जनता सीधे सरकार में भाग नहीं लेती, जनता पहले चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, फिर प्रतिनिधि आगे जाके सरकार चलाएंगे। जैसे तीसरा पॉइंट है ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं। मतलब जनता ने भेजा अपने प्रतिनिधियों को, फिर प्रतिनिधि बनाएंगे कानून और चलाएंगे पूरे देश की सरकार। तो यहाँ हम पूरी सरकार के लिए प्रतिनिधियों को यूज़ में ला रहे हैं, इसीलिए इस तरह की लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है हमारा। सातवां क्वेश्चन है गरीबों को वोट देने का अधिकार दिलाने के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा? तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ये कथन ही आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी
जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मतलब गांधी जी के समय कई देशों में स्थिति ऐसी थी कि जहां पढ़े लिखे या फिर पैसे वाले लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, बाकी जो अनपढ़ है या गरीब है उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है, इस संदर्भ में गांधी जी ने ये बात कही। और इस तरह के कथन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए हमें इन कथनों को भी ध्यान में रखना है कि गांधी जी ने वोट के संदर्भ में क्या बात कही। इसके अलावा आप ये जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो उनको बस क्वेश्चन आंसर ही याद करने हैं, उससे उनके एग्ज़ाम के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आपको बता दिया जाए, आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बीच में। और इस चैप्टर को करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, उनको सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज बना के लिखा है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। इसके अलावा एनसीईआरटी के साइड में जो बॉक्स में जानकारी दी होती है उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा कुछ एक एक शब्द या एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उन सबको भी चैप्टर के एंड में हमने शामिल किया है, ताकि पूरे चैप्टर का कोई भी हिस्सा आपसे ना छूटे, एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। तो ये आपको श्योरिटी दी जाती है कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से आने वाला आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या था? तो महिला मताधिकार के बारे में पढ़ना है और आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। मतलब कि महिलाओं को मत दिलाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन ने और मजबूती पकड़ी, मतलब और तेजी से फैलने लगा। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी में इसे सरफेस मूवमेंट कहते हैं। सरफेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। और तीसरा पॉइंट है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। तो ये था महिला मताधिकार आंदोलन और उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।